अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। द 1947 पार्टीशन आर्काइव एक नॉन प्रॉफिट ओरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बर्कली कैलिफोर्निया में है और एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट भारत की कैपिटल दिल्ली में है। द 1947 पार्टीशन आर्काइव जो 1947 में हुए भारत पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रिजर्व और शेयर करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2010 में हुई जब डॉक्टर गुनीता सिंह भल्ला ने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में पार्टीशन के बड़े गवाहों के साथ वीडियो इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना शुरू किया और 2011 में इसे फॉर्मलाइज किया गया। 1947 पार्टीशन आर्काइव को बनाने की इंस्पिरेशन हिरोशिमा पीस मेमोरियल और अलग अलग हॉलोकास्ट मेमोरियल से मिली है और इसकी शुरुआत करने वाली डॉक्टर गुनीता सिंह भल्ला से जानते हैं कि क्यों उन्होंने 1947 इंडो पाक पार्टीशन की कहानियां इकट्ठा की। गुनीता भल्ला का जन्म दिल्ली में हुआ था और उनके पिता का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उनके परिवार को 1947 में नए भारत में शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और जिसकी वजह से उन्हें शुरुआती दिनों में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और फाइनली वो दिल्ली में बस गए। लेकिन जब गुनीता 10 साल की थी तब वो यूएस चली गई थी। डॉक्टर गुनीता भल्ला एक प्रोफेशनल फिजिसिस्ट हैं और जनवरी 2013 में द 1947 पार्टीशन आर्काइव में एक फुल टाइम वॉलंटियर डायरेक्टर के रूप में शामिल होने से पहले वो लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर के रूप में काम कर रही थी। लेकिन अपनी जॉब को छोड़कर डॉक्टर भल्ला ने क्यों पार्टीशन के लोगों की कहानी सुनना ज्यादा पसंद किया होगा, इसका रीजन बताते हुए वो कहती हैं कि बेसिकली वो अपने दोनों तरफ के दादा दादी से पार्टीशन के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई हैं और मेनली अपने उन दादा दादी से जिन्हें वास्तव में शिफ्ट होना पड़ा था। 50 या 60 साल बीतने के बाद भी वो वास्तव में अपने पूर्वजों के घर और जमीन को छोड़ने से नहीं उभरे थे। डॉक्टर भल्ला समझती थी कि ये वास्तव में दर्दनाक और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाला इंसिडेंट था, लेकिन इसके बारे में वहां अमेरिका में हाई स्कूल में भल्ला को कभी कुछ नहीं मिला। भल्ला ने नोटिस किया कि उनकी टेक्स्ट बुक्स में कभी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में नहीं लिखा गया है, जबकि इसके ऑपोजिट उन्होंने अपने वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में पूरे सेमेस्टर के लिए यूरोप और हिरोशिमा नागासाकी में हुए प्रलय के बारे में पढ़ा था। उस वक्त जब डॉक्टर भल्ला ने अपने क्लासमेट्स को बताने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि सालों बाद जब उसने कॉलेज और ग्रेजुएशन स्कूल में इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो रिएक्शन हमेशा एक जैसा था। ये शायद कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। इस बात से डॉक्टर भल्ला काफी परेशान थी क्योंकि उन्होंने जो कहानियां सुनी, उनका डर, उनकी फीलिंग्स के बारे में वो कोई भी नहीं जानता था और इसलिए उनका रिएक्शन इतना ऑफेंडिंग लग रहा था और हम इतने बड़े हिस्टोरिकल इवेंट को बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इतनी आसानी से इग्नोर कर रहे थे। डॉक्टर भल्ला को ये सब परेशान कर रहा था। उन्हें डर था कि हम एक ऐसी दुनिया में रहने जा रहे हैं जहाँ इतिहास खुद को दोहराता रहेगा। उदाहरण के लिए 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने टीवी पर इराक में वही होते हुए देखा जो विभाजन के वक्त हमारे देश में हुआ था, जब गवर्नेंस का पूरा सिस्टम अचानक से बदल दिया गया था। और पहले से पार्टीशन के बारे में जानने के बाद डॉक्टर भल्ला इराक में होने वाली चीजों का आसानी से अंदाजा लगा पा रही थी। डॉक्टर भल्ला का मानना था कि विकिपीडिया और किताबों में पार्टीशन के जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो पार्टीशन की क्रूएल्टी का सही मीनिंग नहीं बता सकते हैं और ना ही ये एक्सप्रेस करा सकते हैं जो उस वक्त वो अत्याचार सह रहे थे, अपने पुराने घरों को छोड़कर बेघर हो रहे थे। उन्होंने उस वक्त क्यों और कैसे वो फैसले लिए थे और उन फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए बंटवारे के बारे में लोगों को उनकी दादी से सुनना चाहिए, ना कि किताबों से या फिर डॉक्टर भल्ला से, क्योंकि सिर्फ जो उस वक्त क्रूएल्टी और ट्रॉमा से गुजरे हैं वही इससे लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। एक ट्रॉमा जिसने लाखों लोगों को अफेक्ट किया, इतनी पॉपुलेशन जो कई वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के कंपैरिजन में बड़ी है, फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। और डॉक्टर भल्ला को ये बात बहुत खटक रही थी कि उनके आसपास के जितने भी लोग थे उनमें से ऑलमोस्ट किसी ने इसके बारे में सुना ही नहीं था। डॉक्टर भल्ला ने सोच लिया था कि एक दिन वो पार्टीशन के बारे में ज्ञान की कमी को बदलना चाहती है, लेकिन उन्हें ये करने के लिए इंस्पिरेशन मिली जब वो 2008 में हिरोशिमा पीसफुल मेमोरियल पर गई। वो उस वक्त जापान में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में अपने पीएचडी रिसर्च के लिए गई थी और तब उन्होंने हिरोशिमा में भी विजिट किया था।
उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वहां तैनात थे और बम गिराए जाने के वक्त वो हिरोशिमा से ज्यादा दूर नहीं थे। इसी रीजन की वजह से वो हिरोशिमा गई थी। हालांकि जब वहां उनकी नजर हिरोशिमा में विटनेस आर्काइव्स पर पड़ी तब उन्हें ये आइडिया आया। जिंदा बचे लोगों से परमाणु बम के एक्सपीरियंस की कहानियां सुनना बहुत पावरफुल था। अचानक से ये सब ना बहुत रियलिस्टिक सा लगने लगा था। वो उनका दर्द भी फील कर पा रही थी, जो कि वीडियो में मशरूम क्लाउड्स उड़ते हुए और घंटों बैठकर इसके बारे में पढ़कर कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता। जैसे ही उनके दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ ना, उन्हें पता था कि 1947 पार्टीशन के लिए भी यही करना होगा और 2009 में उन्होंने फरीदकोट कहे जाने वाले एक छोटे से प्राचीन शहर में भारत की विजिट के वक्त उन्होंने अपने हॉबी कैमकॉर्डर में पार्टीशन विटनेसेस की स्टोरीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 2010 में उनके परिवार का आखिरी मेंबर जिसे पार्टीशन याद था, उसकी कहानी रिकॉर्ड करने के लिए वो वहां जा ही रही थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तब तक वो बर्कली में रह रही थी और इस खबर को सुनकर ना वो काफी परेशान हुई, क्योंकि ना सिर्फ वो उनके फैमिली मेंबर थे बल्कि उनके साथ पार्टीशन की वो नॉलेज भी चली गई थी। उनके ग्रेट अंकल अपने साथ अपार नॉलेज और विजडम ले गए थे और अब वो हमेशा के लिए चला गया था। ये वो मोमेंट था जिसने उन्हें महसूस कराया कि इस काम को बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। उनके जैसे कई और लोगों को वहां कहानियां कलेक्ट करने की जरूरत थी। उन्होंने 2010 के एंड और 2011 की शुरुआत में एक टीम की रिक्रूटिंग शुरू की और 2011 में उन्होंने 1947 पार्टीशन आर्काइव को रजिस्टर किया। दुनिया भर से कहानियों को जल्दी और इफेक्टिवली इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कहानियों को क्राउड सोर्स से कलेक्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने पहले लोगों को फ्री ऑनलाइन सेमिनार से ओरल हिस्ट्री इंटरव्यू रिकॉर्ड करना सिखाया। सिटीजन हिस्टोरियंस आने वाली पीढ़ी के लिए ना द आर्काइव में कहानियां रिकॉर्ड और सबमिट करते हैं। इस तरह से डॉक्टर भल्ला से हुई शुरुआत, जिसमें फिर उनका साथ देने के लिए ना काफी लोग वॉलंटियर करने लगे। अब उनकी टीम ग्लोबल है और हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने इस कार्य को पॉसिबल बनाया है। अभी उनके पास साउथ एशिया में कुल 11 टीम मेंबर्स है और यूनाइटेड स्टेट्स में 18 हैं। उनके पास 9 देशों में 200 से अधिक सिटीजन हिस्टोरियंस हैं। साथ में उन्होंने 1100 ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं, जो 1 से 9 घंटे की लेंथ और HD वीडियो क्वालिटी में है। क्योंकि ओरल हिस्ट्री मेथड में पार्टीशन की लाइव स्टोरीज शामिल है, तो उन कहानियों के जरिए पार्टीशन की नॉलेज के साथ साथ और भी काफी इंफॉर्मेशन इस कलेक्शन में रिकॉर्ड की गई थी। जैसे कि पिछली संस्कृति को भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्होंने कल्चरल प्रैक्टिसेस से लेकर पहले का क्या पहनावा था, उस समय का फैशन, लोगों ने जो खाना खाया और खाना पकाने के अलग अलग तरीके और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रोसेस में उन्होंने बीती हुई बोलियों का भी डॉक्यूमेंटेशन किया है। इसलिए ये काम ना केवल पार्टीशन के इतिहास के रूप में इम्पोर्टेंट है, बल्कि प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों में हुए कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस में इंटरेस्टेड लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर गुनीता भल्ला का कहना है कि उनका मेन प्रिंसिपल वास्तव में बहुत से लोगों के साथ मेल खाता है, क्योंकि हम स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि 1947 पार्टीशन आर्काइव्स लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। ये एक ऐसा इतिहास है जो हम सभी का है और हमारे सभी दादा दादी और माता पिता ने इसे आकार देने में अपना एक रोल निभाया है। हमें इसे कलेक्टिवली एक्सेप्ट करना चाहिए और इस रिसोर्स को ना अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाने में मदद करनी चाहिए, ताकि हम इससे सीख सकें और अपने लीडर्स को फ्यूचर में और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद कर सकें। आगे आने वाली जनरेशन 1947 के इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से कुछ सीख ले सके कि कहां, कब और कैसे दो पड़ोसी देशों के बीच बात बिगड़ी कि इतने मासूमों की जान से उसकी भरपाई की गई। कुछ इसी तरह हो सकती है गदर 2 की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा लेती हूँ अब आप सभी से अलविदा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें वॉलीग्राड स्टूडियोज को।